महाजनपद काल से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन स्पष्ट काल का, पूर्णतः स्पष्ट काल का जो प्रारंभ होता है, जाहिर सी बात है अशोक के अभिलेख से आ जाता है या मौर्य काल के प्रारंभ से आ जाता है। उसमें अशोक के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है स्पष्ट इतिहास के बारे में, यानी प्रकाशमय इतिहास का अगर वर्णन कहा जाए भारत के इतिहास में, तो निश्चय ही वो मौर्य काल से प्रारंभ होता है और बहुत हद तक वो अशोक के अभिलेख को कोई जिम्मेदार माना जा सकता है उसके लिए, क्योंकि उस समय से पूरा हमको सही सही ज्ञान मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद मौर्य काल के बाद जो है वो शुंग काल के भी अभिलेख मिले, भरूच अभिलेख वगैरह मिले हैं। लेकिन जब सातवाहन वंश आया तो सातवाहन वंश के शासकों ने भी कुछ अभिषेक लिखवाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नासिक प्रशस्ति। तो सिद्ध कीजिए अशोक के अभिलेख उस ऑटोबायोग्राफी लगते, ये तो बात हो गई क्योंकि उसमें सब चीज का वर्णन है। अब हम लोग यहां देखते हैं अशोक के बाद जो अगला महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति अब ये क्या है? सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी का यह अभिलेख है, या कह लीजिए अभिलेख न करके आप इसको प्रशस्ति कहिए। उसके प्रशंसा और उसके वीरोचित गुणों से भरा हुआ है। लिखा किसने था? देखिए ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि सातवाहन वंश भारत के इतिहास का ऐसा राजवंश था जिसमें राजा अपने माता के नाम से जाना जाता था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। यानी उनके माता का नाम क्या था? गौतमी। गौतमी बलसी का पुत्र था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का 23वां और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। सातवाहन वंश की शौर्य का पुनः संस्थापक था। सातवाहन वंश के स्वाभिमान का पुनः संस्थापक था। ठीक है ना? जिसने शकों को परास्त करके, शक शासक नहपन को परास्त करके पुनः सातवाहन वंश को, जो शकों के वजह से आंध्र प्रदेश की ओर खिसक गया था, पुनः आंध्र और महाराष्ट्र दोनों में अपनी सत्ता स्थापना करने का काम किसने किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। धन्य है वह राजवंश जो अपनी जननी के नाम से जाना जाता हो। कितना गौरव की बात है कि एक पुत्र अपने मां के नाम से जाना जा रहा है। बहुत गौरव की बात है। मां से बड़ा तो वास्तव में मनुष्य के लिए कोई हो भी नहीं सकता। और महान है वह राजवंश जो अपने मां के नाम से जाना जा रहा है, अपने मां को इतना महत्व दे रहा है। और शायद उसके जाने के बाद उसकी मां ने अपने पुत्र के प्रशंसित गुणों का वीरोचित वर्णन कर जिस प्रशस्ति का लेखन किया, जिस प्रशस्ति का निर्माण किया, वह था नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति में आप बहुत शौर्य और पराक्रम की कथाएं जान सकते हैं। किसके बारे में? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, जो सातवाहन वंश का 23वां शासक था। कैसे उसने शकों को दमन करके, विदेशियों को देश से बाहर निकाल के कैसे अपनी भूमि की रक्षा की और कैसे पुनः सातवाहन वंश का संस्थापक बना। गौतमी पुत्र सातकर्णी को इसी नासिक प्रशस्ति में एक ब्राह्मण कहा गया। इससे अंदाजा लग रहा है कि सातवाहन शासक जो थे वो ब्राह्मण थे। शक पहलव यवन निषूद, शकों का, पहलवों का, यवनमों का निषूद कहा गया, मैंने उनका नाश करने वाला कहा गया, उसको समाप्त करने वाला कहा गया। इसीलिए आप अंदाजा लगा लें कि अभिलेख किस प्रकार से राजा, और देखिए ऐसा नहीं है कि कोई कायर राजा था, कि कोई कायर राजा रहा हो और उसका बहुत ही प्रशंसित गुणों से वर्णन किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभिलेखों का जो वर्णन हुआ है, अगल बगल के स्रोतों से भी उनको
पुष्टि की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई लिख दे कि ये बहुत महान था और अगल बगल के स्रोत इसकी पुष्टि ही नहीं करते हो कि वो महान था, तो कैसे लिख देंगे? ऐसा नहीं है। अभिलेख इसीलिए सत्य माने जाते हैं कि अगल बगल के बहुत सारे स्रोत भी इसकी पुष्टि करते कि भाई ये जो इसमें जो लिखा वो सही है। बहुत सारे चीज एग्जाम्पल, इतिहास देखिए, इतिहास तो एक ऐसा विषय जिसमें आप जितना ही गोता लगाएंगे उतना ही आप असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि उसमें और अंदर जाने का मन करेगा। आप जैसे उसमें गोता लगाते जाएंगे हर बार आप असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए नहीं कि आपको कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए कि और कितना मिलेगा, और कितना मिल जाए। इतिहास तो अथाह सागर है, केवल ऊपर से पढ़कर हम निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विद्या हमें, ठीक है, ये तो हमारा एक लक्ष्य, हम मान के चलते हैं कि नहीं परीक्षा पास करना है, परीक्षा पास करना ही उद्देश्य नहीं है, ज्ञान लेना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पता नहीं किस रूप में, किस रूप में हमें यह ज्ञान काम आ जाए, पता नहीं किस रूप में जरूरत पड़ जाए इस ज्ञान की, ये हम नहीं जानते। खैर, तो नासिक प्रशस्ति जो है, जो एक प्रशस्ति है, एक माता द्वारा अपने पुत्र के वीरोचित गुणों का, उसके पराक्रम का, उसके शौर्य का, उसके गौरव का वर्णन है। सातवाहन वंश के 23वें शासक, सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी का पूरा इसमें वर्णन है। ठीक है ना, नासिक प्रशस्ति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। देखिए, इसमें हम आपको अभिलेखों के बारे में एक जो अज्ञानता बनी होगी, अज्ञानता शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, मतलब एक जो आपके अंदर नयापन बना रहा होगा या कुछ झिझक रहा होगा, इस लेक्चर के बाद मैं उस झिझक को खत्म कर दूंगा। अब कितना सफल है ये तो आप बताएंगे ही, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि हम आपको इस झिझक को खत्म कर दें। अब सब अभिलेख तो हम बताएंगे तो कई दिन बताना पड़ेगा। अगर बहुत सारे अमहत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में कहें तो बहुत सारे सैकड़ों अभिलेख हैं, तो कई दिन लग जाएगा लेक्चर को। इसलिए जाहिर सी बात है हमको जो है कम समय में, जिससे आप बहुत बोर भी ना हो, कई घंटे का लेक्चर हो जाए तो उसमें आप बोर भी हो जाते हैं, तो एक कम समय में स्तरीय ज्ञान आपको देना है। हमारा हर लेक्चर सिविल स्तर का है, क्योंकि उसी को मैंने अपना पूरा जीवन दिया है। 20 साल लगभग सिविल सेवा की तैयारी में है, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं कि हमको उससे स्तर नीचे गिरेगा, वो बताना ही है, वो अपने आप निकलेगा, चाहे हम बोले चाहे ना बोले, निकलना वही है। चाहे हम आप सिविल स्तर का पढ़ाने के बंद करें, अगर वो होगा वही। तो हमारी कोशिश है कि आपको जो नयापन है अभिलेखों के बारे में या जो झिझक है वो पूर्ण से दूर इस लेक्चर के बाद कर दिया जाए। इसलिए हर जो भी अभिलेख में बता रहा हूं, जो भी इंस्क्रिप्शन बता रहा हूं, जो भी एडिक्ट्स में बता रहा हूं, विस्तार से बता रहा हूं, उनके बारे में कथाएं भी सुना रहा हूं। अब सब कथा नहीं सुनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया इतिहास अथाह सागर है। जो जरूरत की जितनी चीजें वो बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, कुछ छूट जाए तो ये तो भाई मानवीय भूल हो सकता है या मानवीय क्षमताओं की सीमा है। सब चीज को कवर कर लेना ये किसी के सीमा क्षेत्र, शक्ति क्षेत्र से बाहर ही है। हाँ, आपको ज्ञान मिल जाए, आपके वह काम आ जाए, यही मूल उद्देश्य हम लोग का है, और उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। अब प्रश्न उठता है कि ये कौन अभिलेख है, किसका अभिलेख है, किसके बारे में वर्णन है, क्या है? देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग के एक प्राचीन शासक कलिंग राज खारवेल महामेघवाहन वंश या चेदी वंश का
शासक कलिंगराज खारवेल के जीवन का वर्णन है, के ऐतिहासिक उपलब्धियों का वर्णन है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो भारत के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है, ठीक है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख भारत के इतिहास का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। और किसका है? कलिंगराज खारवेल का। कलिंगराज खारवेल जो कलिंग के महामेघवाहन वंश या चेदी वंश का शासक था, वो उसका उस अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में उसको तीसरा शासक बताया गया है। अपने इस हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंगराज खारवेल ने अपने शासन काल के 13 वर्षों का वर्णन किया और उसने खूब बढ़िया वर्णन किया है कि कैसे राजा बनने के बाद मैंने जनता के कल्याण के लिए कार्य किया, कैसे राजा बनने के बाद मैंने उत्सव मनाया, लाखों रुपए खर्च करके नहरें बनवाई, और इसके बाद कैसे उसने अपने साम्राज्यवादी कार्यों को प्रारंभ किया। वह यहां तक कहता है कि मैंने मगध सम्राट बृहस्पति मित्र पर वर्णन किया और आक्रमण किया, मगध को परास्त किया और जिननाथ की मूर्ति मैं वापस ले आया। कलिंगराज खारवेल को इस अभिलेख में एक सम्राट के रूप में दिखाया गया है, जो उत्तर भारत का अभियान करता है, उत्तर भारत को भी जीतता है, दक्षिण भारत का अभियान करता है, दक्षिण भारत को भी जीतता है। यही नहीं, पांड्य राज्य में के पिथुंड नगर में उसने गधों का हल चलवाया था। गधों का हल जो है बहुत निम्न माना जाता है, बहुत निकृष्ट माना जाता है, उस शासक को बहुत नीचा दिखाना माना जाता है। तो उसने पांड्य राज्य में गधों का हल चलवाया था, उसका वर्णन भी है। सातकर्णी के विरुद्ध भी उसने एक सेना भेजी थी, सातकर्णी प्रथम के विरुद्ध, गौतमी सातकर्णी नहीं, सातवाहन वंश के शासक जो पहला महान शासक सातकर्णी प्रथम, उसके लिए भी उसने सेना भेजा था। ठीक है, देखिए अभिलेखों का टाइम पीरियड जो है वो हर जगह बहुत उस पर लिखा नहीं है स्पष्ट, क्योंकि ये ईस्वी सन तो ये तो बाद की बात आई ना। बस आपको अभिलेखों का अगर समय काल जानना है तो उस शासक का समय काल जानिए, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी। आपको अगर किसी अभिलेख का काल जानना है तो उसको जानने का एक सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि वो अभिलेख किसका है, तो उस शासक का काल क्या था, तो वही काल रहा हो, जाहिर सी बात है। तो अभिलेखों का काल भाई उसमें कैसे वर्णन रहेगा, ये तो ईस्वी और ईसा ये तो बाद की बात नहीं, अभी तो आधुनिक काल का निर्माण है ना, तो उस समय कैसे हो जाएगा। उस समय संस्कृत की तिथि अपना लिखा होगा, जिसे हो सकता हम जान भी ना पाए। बस जहां ईस्वी का वर्णन स्पष्ट है वो मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। मतलब जो अभिलेख का, तो भुवनेश्वर से कुछ मील दूर उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर उड़ीसा के भुवनेश्वर से कुछ मील दूर जो है उदयगिरी पहाड़ी में जो गुफा मिला है, जिसको हाथी गुम्फा कहा जा रहा है, उसी गुफा में 13 वर्षों का जो पूरा वर्णन है उसका, वो किसका है, कलिंगराज खारवेल का। और उस अभिलेख को कहा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें कलिंगराज खारवेल को एक सम्राट के रूप में क्या किया गया, उल्लेखित किया गया है। और कलिंगराज खारवेल पर कई बार प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। किस वंश का था, महामेघवाहन वंश, कितने सालों का वर्णन है, कहां से मिला है, उदयगिरी पहाड़ी के, उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी से जो भुवनेश्वर से कुछ मील दूर है। इसके बाद जो अगला अभिलेख है वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब यह क्या है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख क्या है, इसको देखा जाए। देखिए अभी रुद्रदामन कौन था ये भी जान लीजिए। देखिए रुद्रदामन भारत का सबसे शक्तिशाली शक शासक था, ठीक है ना। भारत का सबसे शक्तिशाली शक शासक था।
जिसने जूनागढ़ नामक स्थान पे उसका सबसे प्रसिद्ध अभिलेख हमको मिलता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसका समय क्या है, 150 ईस्वी पे है। ये इसका समय जो निकाला गया वो 150 ईस्वी का है, ठीक है ना। जो जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ से जो अभिलेख मिला है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो क्या है, 150 ईस्वी का है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है जरा ये जान लीजिए। देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यह भारत का विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। विशुद्ध संस्कृत में इसके पहले भाषाएं मिक्स होती थी, अशुद्ध थी, लेकिन विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया यह पहला अभिलेख है। और जाहिर सी बात है, जो अभिलेख होता था वो राजाओं द्वारा अपना बड़ाई करना भी होता था। तो इसमें क्या कहते हैं, रुद्रदामन ने अपने बारे में भी लिखा। रुद्रदामन कहता है कि सुदर्शन झील का बांध टूट गया और मैंने अपने प्रांतपति सुविश्वास से उस सुदर्शन झील, प्राचीन इतिहास का सबसे नामी झील माना जाता है, ठीक है, उस सुदर्शन झील के बांध को 3 गुना मजबूत बना दिया और जनता पर कोई कर भी नहीं लगाया। यानी अपने आप को एक कल्याणकारी शासक के रूप में जो रुद्रदामन उपस्थित हो रहा है। इसमें रुद्रदामन ये भी मानता है कि मैंने सातवाहन शासक पुलमावी को 2 बार परास्त किया, लेकिन नजदीकी रिश्ता होने का उसकी हत्या नहीं की, क्योंकि ये दामाद था पुलमावी का, रुद्रदामन का। तो इसमें रुद्रदामन ने बहुत अपना वर्णन किया है। हालांकि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि तो उसने सुदर्शन झील को तिगुना मजबूत बनाया, कई बार आईएएस में आया है, और विशुद्ध संस्कृत का भारत का पहला अभिलेख है। ये माइंड करिएगा, काव्यात्मक शैली का पहला अभिलेख है, ये भी याद रखिएगा। तथ्य बहुत ज्यादा है, बताने बैठेंगे तो कई दिन हम अभिलेख के बारे में बता देंगे, वो संभव हो नहीं पाएगा उतना। फिर भी मैं आपको काम की बहुत अधिक बात बता रहा हूं। अब आइए गुप्तकालीन अभिलेख, क्योंकि जाहिर से भारत के इतिहास का जो स्वर्णिम काल था वो तो गुप्त काल था। तो आइए उसके बारे में कुछ जान लें, गुप्तकालीन अभिलेख के बारे में। गुप्तकालीन अभिलेख, गुप्तकालीन अभिलेख में जो सबसे पहला नाम आता है वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति भारत के इतिहास का हमें लगता है सबसे प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति। किसका है यह अभिलेख? समुद्रगुप्त का, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, जो गलत है, क्योंकि नेपोलियन युद्ध हारा था, युद्ध में हारने के बाद उसका अंत हुआ था। समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था। अब क्यों तुलना किया जाता है ये इतिहासकार बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। खैर, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के वीरोचित गुणों का, उसके पराक्रम का, उसके शौर्य का पूरा वर्णन है। लगभग A to Z आप कह सकते हैं। कैसे वो ये भी बताता है कि कैसे अन्य भाइयों को छोड़कर मेरे पिता ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने मुझे शासक चुना। बड़े भाई ने विद्रोह भी कर दिया, काज के नेतृत्व में उसको विद्रोह को दबाया भी। समुद्रगुप्त फिर शुरू करता है कि कैसे कैसे मैंने एक छोटे से राज्य को साम्राज्य के रूप में बदलाया। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध किया, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध किया, दक्षिणापथ का युद्ध किया, अटाविक राज्यों से युद्ध किया, सीमांत राजाओं से युद्ध किया, विदेशी राशियों को अपने अधीनस्थ बनाया। पूरी कहानी बताता है, पूरी कहानी प्रयाग प्रशस्ति में। और मैंने बताया था ये प्रयाग प्रशस्ति कहां है? अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख। उस प्रयाग स्तंभ लेख में सबसे पहले किसका अभिलेख मिलता है? अशोक का। उसके बाद किसका मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति। यानी अशोक के प्रयाग स्तंभ पर ही प्रयाग प्रशस्ति है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। अशोक के प्रयाग स्तंभ अभिलेख पर ही समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। और एक और विशेष तथ्य यह है कि इसी प्रयाग स्तंभ अभिलेख पर जहांगीर का भी अभिलेख है। मुगल सम्राट जहांगीर का अभिलेख है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं। इस प्रयाग प्रशस्ति की पूरी कथा मैंने बताया कि वो कहता आर्यावर्त का प्रथम युद्ध किया, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध किया,
दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त किया, अटाविक राज्यों को पूरा उसने बताया, कहानी बताई, और कैसे एक छोटे से राज्य को हमने साम्राज्य में बदल दिया, अपने पिता द्वारा प्राप्त छोटे से राज्य को पूरे साम्राज्य में बदल दिया और पाटलिपुत्र को उसकी राजधानी बनाई। शायद इसी को देखकर इतिहासकार स्मिथ ने उसको भारत का नेपोलियन कहा था। और जो सबसे विशुद्ध महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रयाग प्रशस्ति जो है वो संस्कृत के चंपू शैली का उदाहरण है। चंपू शैली, वो संस्कृत के चंपू शैली का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब चंपू शैली क्या होता है, ये मैंने बताया था कि बहुत गहराई से भी बातें बताऊंगा। चंपू शैली मतलब क्या हुआ कि पहले इसकी पंक्तियां पद्यात्मक हैं, बाद की पंक्तियां गद्यात्मक हैं। पोएट्री एंड प्रोज दोनों का प्रयोग है, पद्यात्मक और गद्यात्मक। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संस्कृत की चंपू शैली का एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा अभिलेख है जो संस्कृत के चंपू शैली का एग्जाम्पल है, तो वो हो गया समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। पूरी कथा मैंने आपको बता दी प्रयाग प्रशस्ति का। और बहुत लोगों को तो यह भी कहना है कि समुद्रगुप्त सम्राट था क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति ने उसको सम्राट बनाया। शायद प्रयाग प्रशस्ति न होता, समुद्रगुप्त सम्राट न होता। अब भैया कोई सम्राट या शासक इतना मोहताज नहीं है कि कोई अभिलेख मिले न मिले तो सम्राट था या नहीं था। तो फिर वही बात आ गई थी, इतिहास तो अनुमान का प्रश्न है। आप कह दीजिए था या नहीं था, ये तो आपकी इच्छा है। था तो था, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मौर्यों के बाद अगर पूरे भारत का पहली बार एकीकरण किसी ने किया तो वो गुप्त शासक ही थे। इसीलिए तो साहित्य कला और उसका विकास होने के कारण उसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो है मेहरौली लौह स्तंभ। मेहरौली लौह स्तंभ, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख। मेहरौली लौह स्तंभ जो है वो कुतुब मीनार के बगल में ही है, मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली में। पूरे दुनिया के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं कि 1500 वर्षों के बाद भी इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। 1500 वर्षों से धूप, ताप, शीत, वर्षा, एसिड रेन सब सह रहा है। ये दिल्ली का प्रदूषण सह रहा है। ताजमहल तो एसिड रेन से आज काला होने लगा। 1500 वर्षों से उसमें क्या रसायन मिलाया गया था, क्या केमिकल मिलाया गया था, आज वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय है। इस अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि किसी चंद्र नामक शासक ने इसको लिखा। यह चंद्र और कोई नहीं है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो सबसे नामी विक्रमादित्य माने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हीं का मेहरौली लौह स्तंभ है। बहलीकों नामक विदेशी शासकों को परास्त करने का भी इसमें उल्लेख है, बहलीकों को परास्त करने का। 1500 वर्षों से ये ऐसे है। तो मेहरौली लौह स्तंभ जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है वो बहुत नामी है। ये वही द्वितीय विक्रमादित्य हैं जिन्होंने शकों को भारत में अंतिम रूप से समाप्त किया था। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं। मंदसौर प्रशस्ति, वो कुमार गुप्त का है, काव्यात्मक रूप से बड़ा महत्व है। 2 और लेख मिलते हैं, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ और जूनागढ़ अभिलेख। अब देखिए जूनागढ़ यहां भी आ गया, यानी जूनागढ़ अभिलेख 2 लोगों का है। पहला रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा स्कंद गुप्त का जूनागढ़। चाहे भीतरी स्तंभ लेख हो चाहे जूनागढ़ अभिलेख हो, ये दोनों किसका है? ये दोनों गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त का है। और इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस दोनों में भारत पर हूणों के प्रबल आक्रमण का उल्लेख है और हूणों को बुरी तरीके से परास्त किया था स्कंद गुप्त ने। इसका उल्लेख किसमें है? भीतरी स्तंभ और जूनागढ़ दोनों में। यह महत्वपूर्ण विषय है इसका, स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख या भीतरी स्तंभ अभिलेख का। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है सम्राट हर्षवर्धन का। सम्राट हर्षवर्धन का प्रयाग प्रशस्त, सम्राट हर्षवर्धन का
मधुबन और बंसखेड़ा, मधुबन और बंसखेड़ा, बंसखेड़ा का जो अभिलेख है ये किसका है? सम्राट हर्षवर्धन का। और इस अभिलेख की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें हर्षवर्धन द्वारा प्रदान किए गए ग्राम दान का, गांवों के दान का बहुत वर्णन है। ये पूछा जाता है कि मधुबन और बंसखेड़ा अभिलेख का मूल विषय क्या है, तो हर्षवर्धन द्वारा गांव दान देने के, ग्राम दान देने के इसमें विस्तृत वर्णन है। इसके बाद जो अंतिम प्राचीन काल का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख आता है वो है ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल प्रशस्ति। अब ये ऐहोल प्रशस्ति क्या है? ऐहोल प्रशस्ति जो है वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जो जठिर का चालुक्य वंश था, उस चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इस ऐहोल प्रशस्ति की रचना जो है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी। इस ऐहोल प्रशस्ति में ही पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को परास्त करके, आपको याद होगा कि हर्षवर्धन के दक्षिण प्रसार को अगर किसी ने रोका था तो पुलकेशिन द्वितीय था। और इसी ऐहोल प्रशस्ति में ही लिखा हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को परास्त किया था। यानी इसमें हर्ष के पराजय और पुलकेशिन द्वितीय के विजय का उल्लेख है। ठीक है ना? तो ऐहोल प्रशस्ति जो है वो किसका है, किसके लिए है? चालुक्य शासक जो है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। किसने लिखा है? उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने। इसमें हर्ष के पराजय और पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन है। ये है प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन या अभिलेख। इसमें मैंने आपको विस्तार से जो उसके गहन मुख्य पॉइंट है वो मैंने बताया। ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए विषय के साथ, एक गहन अध्ययन के साथ तब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।